ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 331, बेस हेड के साथ बातचीत 2। मैं कहूँगा कि बुरा नहीं है, ज़ेरास ने सिर हिलाते हुए कहा और अपने चेहरे से पसीने की एक और बाल्टी पोंछी। और तुम मजबूत क्यों बनना चाहते थे, केन? एड्रियन ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ पूछा और ज़ेरास की सीट पर कूद गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और ज़ेरास ने उसे अनदेखा करने और सीट पर आराम करने का विकल्प चुनने से पहले एक भौं उठाए। ये व्यक्तिगत है, उसने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। जैसा तुम चाहो, एड्रियन ने कहा और वह भी समुद्र पर आराम से लेट गया। उसके होठों पर आराम की मुस्कान आ गई। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीवन का आनंद लेना था तो तुमने म्यूटेंट संगठन क्यों बनाया? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा और एड्रियन ने एक आंख खोली। म्यूटेंट संगठन मेरे मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरे कदमों में से एक है। सबसे मजबूत बनना। अपने सार में, म्यूटेंट संगठन का लक्ष्य बस जितना संभव हो सके उतने आनुवंशिक परीक्षण करना और अस्तित्व में सबसे मजबूत जीन का निर्माण करना है। मैं जीन संवर्धन में प्रोफेन प्रिंस लेवल पर हूं और प्रोफेन किंग लेवल तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हूं। अभी मेरे डीएनए में सिर्फ एक और जेनेटिक स्लॉट है, इससे पहले कि यह ढह जाए। स्वाभाविक रूप से ये दुनिया का सबसे मजबूत जीन होना चाहिए और म्यूटेंट संगठन यही कर रहा है। उस सबसे मजबूत जीन का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। क्या? ज़ेरास चौंक कर चिल्लाया जैसे ही उसकी दोनों आंखें खुलीं और वह एड्रियन को देखने के लिए मुड़ा। उसके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। क्या आप किसी बड़े लक्ष्य, विश्व वर्चस्व या कुछ और की उम्मीद कर रहे थे? लोग जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और वे म्यूटेंट संगठन के इरादे को गलत समझते हैं। जहां तक इसके बारे में बताई गई बुराई की बात है, ईमानदारी से कहूं तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैंने बस 5 वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ अपना लक्ष्य साझा किया और मैंने उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने की शक्ति दी। यह एक आदान प्रदान था। मैं उन्हें वह शक्ति देता हूं जो वे चाहते हैं और बदले में वे मेरे लिए वह जीन तैयार करेंगे जो मैं चाहता हूं। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम भी मैंने नहीं बनाया, यह उनके द्वारा बनाया गया था। यहाँ आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा किए गए कुछ सिरदर्दों को संभालने के अलावा मैं इस परियोजना से अनिवार्य रूप से दूर हूं। लेकिन चूंकि उनकी योजना मेरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है, मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और बस इसे जारी रहने दिया, एड्रियन ने कहा और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पैर को इधर उधर घुमाना जारी रखा। और ज़ेरास बस उसे देखते हुए बैठ गया। वह पूरी तरह से शब्दों के लिए खो गया था। म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए उसे बेचा गया था, जहां वह एक लैब चूहा भी बन गया और जहां उसने अपने सबसे दर्दनाक अनुभव से गुजरा। इसके पीछे का कारण बहुत सरल था। ये सिर्फ एड्रियन के अंतिम जीन का निर्माण करना था। मैं काफ़ी नमी महसूस कर रहा हूँ, एड्रियन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। केन पर आलस्य करना बंद करो। तुम यहाँ किसी कारण से नहीं आते हो, एड्रियन ने डांटा जब ज़ेरास ने उसे कुर्सी से घसीटा। चीज़ों की वास्तविकता अभी भी उसे बुरी तरह से झकझोर रही थी। 10 मिनट बाद म्यूटेंट संगठन के सबसे ऊपर एक पेंटहाउस था और उसके ठीक सामने 2 सीटें और एक कांच की मेज थी। मेज पर 2 कांच के कप के साथ लाल रंग की शराब वाला एक मग देखा जा सकता था। एड्रियन ने मग पकड़ा और शराब को दोनों कांच के कप में डाला और उनमें से एक को ज़ेरास की ओर धकेला और फिर दूसरे को पकड़ा। धन्यवाद, ज़ेरास ने कहा जब अचानक एड्रियन के चेहरे पर एक मोटी नस दिखाई दी। मैंने तुम्हें 500 दूसरी बार पहले ही बता दिया है, मुझे औपचारिकताएं पसंद नहीं हैं, एड्रियन ने कहा और ज़ेरा के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ने से पहले उसने बादलों के अंतहीन समुद्र को देखा और बस उसमें से एक घूंट लिया। अगले 40 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। दोनों युवक एक साथ जूस पी रहे थे, फिर अचानक सन्नाटा टूट गया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ज़ेरास ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा जब वह एड्रियन की ओर देखने लगा, जिसका हाथ उसके होठों तक पहुंच रहा था। हवा में रुक गया जब उसने ज़ेरास को मुस्कुराते हुए देखा, फिर अपने हाथ में रखा गिलास का प्याला टेबल पर गिरा दिया। तुम्हें ये कब एहसास हुआ? एड्रियन ने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ पूछा, जबकि ज़ेरा की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जब से तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने बादलों के समुद्र में देखा, जब से ज़ेरास ने इस जगह पर कदम रखा था और वह एड्रियन से मिला था, उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी होती जा रही थी। यह एक ऐसा एहसास था जिसका कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एड्रियन से लगातार बातचीत करने के बाद वह एहसास शांत हो गया था। लेकिन ज़ेरास ऐसी चीज़ों को भूलने वाला नहीं है। जब उसने एड्रियन से उसके मजबूत होने के कारण के बारे में पूछा और एड्रियन ने उसे बताया, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि उस युवक ने उसे मारने का फैसला किया था। मुटनाद संगठन के निर्माण के पीछे के मकसद जैसे उसके आगे के सवालों ने उसके निष्कर्ष को और पुख्ता कर दिया।
अगर वह खुद को एड्रियन की जगह रखता तो जेरास उन सभी रहस्यों को केवल एक मृत व्यक्ति या जल्द ही मरने वाले व्यक्ति को ही बताता। तुम सबसे अजीब बच्चे हो जिसे मैंने कभी देखा है। यह महसूस करने में सक्षम होना कि मैं तुम्हें मारने जा रहा था और फिर भी मुस्कुराता और हंसता रहा। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? जेरास ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ पूछा। आह, ठीक है बच्चे, तुमने मेरा कान खींचा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वास्तव में एक साधारण कारण से है। तुम बहुत अजीब हो। हम अजीब? किस तरह से? जेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इन फाइलों पर एक नज़र डालें, कैन ने आदेश दिया और उसने फाइल जेरास को दी जिसने इसे लिया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर जल्द ही एक मुस्कान आ गई। फाइल एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में थी, कैन वुडरॉफ, वह व्यक्ति जिसे जेरास ने चुराया था। मैं अपनी जान पर दांव लगा सकता हूं कि तुम इतने मूर्ख नहीं हो। तो आप कौन हैं? अध्याय 332, नई खोज जारी, जीवित रहना, पूर्ण पागलपन। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जेरास ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। एड्रियन ने उसे पहले ही मार दिया था। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वास्तव में अपना मन कभी नहीं बदलता। एड्रियन ने अपने कप से एक और घूंट लेते हुए कहा। अगले 10 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा और जेरास को पूरे समय एड्रियन की गहरी निगाहें उस पर महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। मरने के लिए एक अच्छी ठंडी जगह, जेरास ने एक अच्छी गहरी सांस लेते हुए कहा। वे बादलों से भी ऊपर थे। जगह के चारों ओर ठंडी हवा कुछ ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। आप जानते हैं, जब वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति मरने वाला है, 2 श्रेणियां होती हैं। वे जो मृत्यु के बिंदु तक एक मजबूत चेहरा बनाए रखेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ सेकंड पहले वे उग्र रूप से भीख मांगेंगे। और दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। अधिकांश लोग पहली श्रेणी के हैं। जहां तक दूसरी श्रेणी की बात है, इसमें ऐसे लोगों का समूह है जो बहुत ही दुर्लभ हैं और आप जैसे व्यक्ति निश्चित रूप से इस सूची से बाहर हैं। हाँ, आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सटीक रूप से कहें तो एक विलक्षण प्रतिभा। एक अनियंत्रित क्लोन को रोक पाना कोई आसान काम नहीं है, खासकर आपके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए। इसका मतलब है कि आपके आगे एक उज्ज्वल भविष्य है और आप ये भी जानते हैं। आप जैसे लोगों के लिए मृत्यु एक दुर्स्वप्न है, जिसके कारण आपको पहली श्रेणी की सूची में शामिल होना चाहिए। फिर भी आप भयावह रूप से शांत हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत शांत जो अब से 1 मिनट से भी कम समय में मरने वाला है। एड्रियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जबकि जेरा की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई और उसने कप से दूसरा घूंट लिया। जब तक, एड्रियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब तक आपको यकीन न हो कि आप यहाँ नहीं मरेंगे, एड्रियन ने कहा, जबकि जेरा उसकी ओर मुड़ा। उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। पहले से ही स्वीकार की गई मृत्यु श्रेणी, मृत्यु से डरने वाली श्रेणी। इनका संबंध केवल उन लोगों से है जो मर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा, पैरों को मोड़कर और चेहरे पर मुस्कान के साथ भीड़ को देख रहा था। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक अरब में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसकी क्षमता लगभग असीमित है। क्या आपको लगता है कि मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा? क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कहा है। जेरास ने एड्रियन को देखकर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। तो आपको लगता है कि आप मेरे द्वारा की गई हत्या के प्रयास से बच सकते हैं? एक अपवित्र राजकुमार विशेषज्ञ, जीन कल्टीवेटर, बेहतर कहा जाए तो एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक विशेषज्ञ। हाँ, एड्रियन ने मजाक में जोर से हंसा, इससे पहले कि उसकी आंखों में अचानक गंभीरता वापस आ जाए। ये तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती है, केन। 5, 4, 3, 2, ड्राइंग। एड्रियन के आखिरी सेकंड की उल्टी गिनती करने से पहले ही फोन की घंटी की आवाज़ जोर से गूंज उठी, क्योंकि उसके माथे पर जलन की एक नस उभर आई थी, इससे पहले कि उसके सामने बैठे युवक के मुंह से शब्द निकले। इसे उठाओ, जेरास ने भावशून्य भाव से कहा, क्योंकि उसने अपने हाथों में पकड़े कांच के कप को वापस टेबल पर रख दिया था, क्योंकि वह पहले ही अपना सारा सामान खत्म कर चुका था। एड्रियन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कियान को तुरंत मार सकता है, इससे पहले कि वह एक भी मांसपेशी हिला सके, इसलिए उसे जीने के लिए कुछ और सेकंड का आनंद लेने देना चाहिए। नमस्ते, यह क्या है? एड्रियन ने तुरंत पूछा। उसने फ़ोन उठाया, क्योंकि फ़ोन के अंत से ये शब्द गूंज रहे थे, जिससे जेरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, और उसने ज़ोर से कहा, क्या सही समय है? सर, हम ईआईए के हमले में हैं और उनके साथ एक कमांडर है। क्या? एड्रियन चौंक गया, क्योंकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिसने कांच की मेज और कुर्सी को उड़ा दिया। ईआईए? उन्होंने हमें कैसे ट्रैक किया? वह चौंककर जोर से चिल्लाया, जब अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब वह अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा, वह जगह जहां कैन था, लेकिन उसने देखा कि केवल एक विशाल गड्ढा था और कैन पहले ही गायब हो चुका था। तो वह वही है। वह जासूस है।
हा, मुझे पता था कि मेरी आंतरिक भावना कभी गलत नहीं होती, एड्रियन ने खुद से हंसते हुए कहा, इससे पहले कि वह डिवाइस को वापस अपने मुंह पर उठाए। हम भी इस दिन की तैयारी इतने लंबे समय से कर रहे हैं। सारे कार्ड खोलो, चलो इतिहास की शुरुआत करते हैं। क्या हम? एड्रियन ने कॉल काटने से पहले कहा। धीरे धीरे उसने अपना फ़ोन जेब में डाला और फिर अपनी आंखें दूर की ओर घुमाईं। मेरी आंतरिक भावना कभी गलत नहीं रही और अब यह मुझे बता रही है, भले ही तुम दुनिया की ओर भागो केंट, तुम आज मेरे हाथों मरोगे। और तुरंत वह चला गया, अंतरिक्ष के ताने बाने में गायब हो गया। 5 सेकंड बाद काबूम, एक भयावह विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब पेंटहाउस गायब हो गया और म्यूटेंट संगठन का शीर्ष भाग अस्पष्टता में खो गया। दुनिया भर में आभा की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लहर भड़क उठी, जैसे कि एक नया तारामंडल पैदा हो रहा हो, और तुरंत बादलों में बादल उड़ गए, जैसे कि एक ज्वलंत उल्का ने इसे अलग कर दिया, तेजी से एक छोटे से शूटिंग स्टार के पास आ गया जो दूरी में गायब हो रहा था। एक नई खोज सक्रिय की गई है, बेस हेड पैराशूट से बचें। पुरस्कार 1, 5 तत्काल कायाकल्प कार्ड। 2, कैस डेवोरा जीन फ्यूजन के साथ 80% फ्यूजन। 3, जोड़ 3 लेवल अप कार्ड। ओह, मेरे लिए तो बढ़िया है हो, जेरास ने अपने सिर पर एक बड़ी नस को उभारते हुए पूछा, क्योंकि उसका शरीर एक मन उड़ाने वाली मच 5 गति के साथ बादलों के समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ के पीछे 4 विशाल पंख थे जो 100 पंखों के प्रेत की तरह लग रहे थे, क्योंकि वह उन्हें जोर से फड़फड़ा रहा था। फिर भी जेरा की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने अचानक अपने सिर के ठीक ऊपर एक उपस्थिति महसूस की, और तुरंत उसका पूरा शरीर नीले रंग के तराजू से ढक गया, क्योंकि जेरा ने मुड़कर दोनों हाथों को अपनी छाती पर एक साथ रखा। काबूम, पूरी दुनिया में एक विनाशकारी शॉकवेव फैल गई जिसने बादलों के 1 किलोमीटर के दायरे में पूरे बादलों को साफ कर दिया, और तुरंत एक आकृति एक ज्वलंत उल्का की तरह नीचे की ओर भेजी गई। खून और गोर तेजी से उसके पीछे चल रहे थे। जेरा का मुंह सदमे से खुला रह गया जब उसने कुछ पाया। उसके हाथ, दोनों हाथ गायब थे। अध्याय 333, बहुत धीमा। धमाका, जमीन 5 मीटर तक धंस गई, क्योंकि जेरस उसमें जा घुसा। खून तेजी से उसके गले तक बह रहा था, फिर उसके मुंह से टूटे हुए नल की तरह बाहर निकल आया। जरा अपने सिर में चीखा, क्योंकि उसकी आंखों में भयानक लाल नसें उभर आई थीं। मजबूत, बहुत मजबूत। धमाका, जमीन पागलों की तरह हिल गई, क्योंकि एक आकृति खाई के पास जमीन पर उतरी। एड्रियन ने 3 सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वे अंधेरे में सीधे खाई के अंत में देख रहे थे, जहां कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन खाई के किनारे एक विशाल छेद हो गया था, और एड्रियन ने अपना सिर उठाया और लगभग 20 किलोमीटर दूर जमीन पर देखा, जहां एक छोटा सा उभार दिखाई दे रहा था। हा, तुम सच में एक कॉकरोच हो, उसने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, इससे पहले कि वह भी तुरंत आगे बढ़े और जमीन पर पड़े उस उभार का पीछा किया जो तेजी से दूर होता जा रहा था। धमाका, तुरंत जेरस जमीन पर गिर पड़ा। वह तुरंत अपने पैरों पर वापस कूद गया और उसने 2 कौशल सक्रिय किए। पुनर्जनन और पूर्ण रूपांतर सक्रिय करें। तुरंत उसके कंधे से 2 नई भुजाएं निकल आई, लेकिन अगले ही सेकंड में वे तुरंत बड़ी धातु की ड्रिल में बदल गईं। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसके कंधे से 4 और भुजाएं निकल आईं और तुरंत वे भी विशाल ड्रिल में बदल गईं जो गति के साथ घूमती थीं। अपनी स्थानिक अंगूठी से एक वस्तु को बुलाते हुए जेरस के पैरों पर एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद जूता दिखाई दिया, जिसकी रूनिक रेखाओं से एक शक्तिशाली नीली रोशनी निकल रही थी। उसने शून्य वॉकर को सुसज्जित किया था। तुरंत उसने 6 बड़ी ड्रिल्स को पटक दिया, जिससे उसके हाथ नंगे धरती में बदल गए और उसके पैर 100 के प्रेत बन गए। जमीन तुरंत मक्खन में चाकू की तरह फट गई और जेरास ने तेजी से जमीन में अपना रास्ता खोदा, 1 सेकंड के लिए भी अपनी पीठ को देखने के लिए नहीं रुका। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह किसी शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक वाले प्राणी के साथ वार करने की हिम्मत करता है, तो वह 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा, और इसलिए उसका सबसे अच्छा विकल्प सिस्टम की सलाह का पालन करना और अपनी जान बचाने के लिए भागना था। लानत है ये पर, मैं खुद को इस मुसीबत में कैसे डाल सकता हूँ? जेरास ने खुद से जोर से चिल्लाया। उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था, क्योंकि वह अंधाधुंध तरीके से जमीन में ड्रिल कर रहा था, बीच बीच में दिशा बदल रहा था। फिर भी अपनी बेहतर धारणा के साथ वह महसूस कर सकता था कि उपस्थिति एक बार फिर तेजी से उसके करीब आ रही थी, और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि वह अपनी वर्तमान मैक 6 गति से तिगुनी गति से आगे बढ़ रहा था। वह न केवल मुझसे असीम रूप से शक्तिशाली है, बल्कि वह मुझसे तिगुना तेज भी है। मैं बर्बाद हो गया हूँ, जेरास ने सोचा, और तुरंत ही एक प्रलयकारी शक्ति उसके सिर पर टूट पड़ी, जैसे कि जमीन किसी दबाव में हो, और तुरंत फट, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगले ही पल वह जमीन से बाहर निकल गया। एक लाल आंखों वाला व्यक्ति सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मर जाओगे, है न? एड्रियन ने मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा, इससे पहले कि वह अचानक मुड़े। एक लात जेरास की छाती की ओर आगे की ओर लगी, जो इस समय हवा में उल्टा था, और उसने जल्दी से अपनी बाहें एक बार फिर से पार कर लीं।
हवा में विस्फोट हो गया, जैसे जेरास उल्का की तरह पीछे की ओर गिरा। उसके कपड़े आग की लपटों में बदल गए और राख में बिखर गए। इससे पहले कि वह अपनी फटी हुई भुजाओं को फिर से बना पाता, एड्रियन एक बार फिर उसके सामने तुरंत प्रकट हुआ। जैसे ही जेरा के पेट पर एक लात लगी, जिसने उसकी दिशा को बलपूर्वक बदल दिया और वह तेजी से हवा में उड़ गया, तेजी से सफ़ेद बादलों के पास पहुंच गया। अरे अरे, मैं उसकी हरकतें देख सकता हूं, लेकिन मैं इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जेरास ने बादलों के बीच से उड़ते हुए खुद से जोर से दहाड़ लगाई और तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तेजी से पीछे की ओर बढ़ते हुए जगह को जोर से लात मारकर रोका और तुरंत उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने दो मुट्ठियां बढ़ गई थीं और फिर प्लॉप प्लॉप, उसकी दोनों आंखें फट गईं जब उसने महसूस किया कि मैक 10 की गति से चलती ट्रेन उसके सिर पर आकर गिरी और वह एक बार फिर नीचे की ओर धंस गया। बूम 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 बूम। 12वीं मंजिल, 11वीं मंजिल, 10वीं मंजिल, 9वीं मंजिल, 6ठी मंजिल। जेरस का शरीर बिना धीमे हुए सब कुछ चीरता हुआ एक 12 मंजिला गगनचुंबी इमारत को गिराकर भीड़ पर गिर गया। गगनचुंबी इमारतें उसके सिर पर गिर गईं। धमाका। गगनचुंबी इमारतों के टूटे हुए टुकड़े धूल की बौछार में बदल गए जब जेब में लाल बालों वाला एक व्यक्ति उस पर गिरा। 30 सेकंड बाद आखिरकार धूल साफ हो गई और एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी जो गतिहीन पड़ा था। उसके ठीक नीचे दरारों की एक गोलाकार लहर। तस्क तस्क तस्क। एड्रियन ने बार बार अपनी जीभ चिटकाई और धीरे धीरे उस युवक की आकृति की ओर बढ़ा। उसके सामने पहुंचकर वह अपनी स्थिति में झुक गया और फिर अपने लाल सफ़ेद बालों को पकड़कर उसे अपनी नींद की स्थिति से उठाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तुम्हारी सीमा है, एड्रियन ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा और जेरा की खोखली आंखों में देखा, लेकिन उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि उसकी आंखें अचानक फिर से सक्रिय होने लगी हैं और जल्द ही जेरा के शरीर पर सभी घाव भर गए और फिर उसकी आंखें एड्रियन की ओर मुड़ गईं। मेरी सीमा, मुझे भी नहीं पता कि यह कहाँ है, जेरास ने जंगली मुस्कान के साथ उत्तर दिया और एड्रियन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। चूंकि हम दोनों इतने स्वतंत्र हैं, तो क्यों ना हम इसे खोजने की कोशिश करें। सहमत हूँ। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। तुरंत जेरास छाया के झुरमुटों में गायब हो गया क्योंकि छाया ने तेजी से एड्रियन के सभी पैरों को ढक लिया। लेकिन एड्रियन के चेहरे पर सावधानी का एक भी भाव नहीं दिखाई दिया और वह बस जिज्ञासा से देखता रहा। एक डोमेन, प्रभावशाली, एड्रियन ने जेरास को देखते हुए कहा जो शैतानी सिंहासन पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी, लेकिन जेरा के होठों से ये शब्द सुनते ही वे तुरंत मिट गए। टूटना। अध्याय 334। एक विलक्षण प्रतिभा का अंतिम प्रतिरोध। एड्रियन के होठों से दर्द की कराह निकल गई क्योंकि उसने महसूस किया कि पूरी दुनिया ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि उसके आंतरिक अंग खुद ही ढह जाना चाहते थे। सिर्फ बोलकर चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता एक ऐसा कौशल था जिसे जेरास ने सेरी को करते देखा था, जो तथाकथित भाषण शैतान से आया था। चूंकि वह मूल रूप से अपने डोमेन में सर्वोच्च था, इसलिए उसने अपने खोखले डोमेन के भीतर भाषण शैतानों के आदेश को आजमाने पर विचार किया और ऐसा लगा कि यह काम कर गया। -3000 ऊर्जा, गोल्डन पैनल अधिसूचना, लेकिन जेरास को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण को नष्ट करने की शक्ति निश्चित रूप से एक पागल राशि होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश था। भले ही एड्रियन बस वहीं खड़ा था जहां वह था, जैसे ही उसके होठों से खून बहने लगा, जेरास ने देखा कि उसके आसपास का स्थान अचानक टुकड़ों में बिखरने लगा। होलो डोमेन स्किल, होलो पॉइंट। होलो डोमेन स्किल, होलो पॉइंट। होलो डोमेन स्किल, होलो पॉइंट। जेरस ने 3 बार आवाज लगाई और तुरंत ही उसने अपने डोमेन को निष्क्रिय कर दिया और फिर जल्दी से दूर गायब हो गया। 2 सेकंड बाद, मेरे लिए ब्रेक लगाओ, एड्रियन जोर से चिल्लाया और तुरंत ही उसके आसपास की जगह टुकड़ों में बिखर गई क्योंकि उसने जेरस के आदेशों के बंधन को बलपूर्वक तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, दोनों अराजक गेंदें उसके सामने तेजी से आ गईं और फिर वे एड्रियन के चेहरे पर टकराईं और उसकी गर्दन पीछे की ओर झटका और वह अपने पैरों से उठ गया, लेकिन अगले ही सेकंड में उसका पैर जोर से जमीन पर वापस आ गया क्योंकि उसने अपने सिर को बलपूर्वक पीछे उठाया, अराजक बिंदु की 2 गेंदों की शक्ति के खिलाफ जो उसके सिर पर नीचे की ओर धक्का दे रही थीं। धमाका, और तुरंत ही गेंदें सीधे एड्रियन के चेहरे पर फट गईं और खून की बूंदें उसके चेहरे पर लुढ़क गईं। उसके माथे और आंखों के किनारे पर एक छोटा सा कट है जो अगले ही सेकंड में तुरंत बंद हो गया। खोखला बिंदु जिसने डेमोगोर्गन परिवार के 3 शुरुआती उल्का रैंक को मार डाला, एड्रियन पर केवल चोटें आईं जो 1 सेकंड बाद ठीक हो गईं। हे, क्या वाकई विलक्षण है, मेरे जैसे व्यक्ति से खून भी गिराने में सक्षम। टीएस ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना अफसोस की बात होगी। दुर्भाग्य से मैं अपना विचार नहीं बदलता, एड्रियन ने सोचा जब अचानक ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। फिर क्या है सर, हमें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, हमें आपके बैकअप की ज़रूरत है, व्यक्ति की चिंतित आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ठीक है, जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा, एड्रियन ने अपनी डिवाइस को वापस अपनी जेब में रखने से पहले कहा।
मैंने नाटक का भरपूर आनंद लिया, ज़ेरास, एड्रियन ने कहा और तुरंत उसका चेहरा बदल गया। सभी प्रकार की चंचलता तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह पूर्ण ध्यान ने ले ली। चौथा जीन खुला। केरिन का दिल, एड्रियन ने तुरंत बड़बड़ाया। बैडम, बैडम, बैडम। उसका दिल उसकी छाती के भीतर पागलपन से धड़कने लगा, क्योंकि उसके शरीर पर अजीब लाल रंग के टैटू दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली लाल रंग की ऊर्जा से भरा हुआ था। और अगले ही सेकंड में उसने अचानक अपने हाथों को आगे बढ़ाया और हिंसक रूप से खाली जगह पर झटका मारा और तुरंत उसने अंतरिक्ष को 2 भागों में चीर दिया। चीरकर खुली जगह के भीतर ज़ेरास को देखा जा सकता था, इस बार एक अजीब सूक्ष्म सूट पहने हुए और एक भयानक मैक 11 गति से भाग रहा था और तुरंत एड्रियन अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया, ज़ेरास से 20 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई दिया। ये बेकार है, ये बेकार है, ज़ेरास असहाय होकर चिल्लाया और अपनी पूरी गति से भागा, अपने शरीर के भीतर बचे हुए हरमैना को अपने शून्य वॉक में भेज दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका खोखला क्षेत्र निश्चित रूप से एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज प्राणी को रोक पाने में सक्षम नहीं होगा। सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह एड्रियन को वापस पकड़ने की कोशिश करना और जितना हो सके भागना था। उसके पैर पहले से ही 100 हो गए थे और ज़ेरास के पीछे उसकी पीठ पर कुल 6 पंख देखे जा सकते थे जो उसकी गति के कारण 100 का प्रेत बन गए थे। फिर भी 20 मीटर की दूरी पर उसके ठीक पीछे एक भयावह शक्ति खिल उठी, जब उसने देखा कि 2 हाथ हिंसक रूप से अंतरिक्ष को 2 भागों में चीर रहे हैं और एक आकृति धीरे धीरे उस स्थान से बाहर आ रही है। मुझे यकीन है कि आपको पता होना चाहिए था कि यह एक निराशाजनक चिकन रन है ना? एड्रियन ने पूछा। दुर्भाग्य से ज़ेरास ने सुनने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उसने तुरंत 10 किलोमीटर की दूरी हासिल कर ली थी इससे पहले कि एड्रियन एक बार फिर अंतरिक्ष को अलग कर दे और उसमें गायब हो जाए। भागो, मुझे भागना है, ज़ेरास ने सोचा। उसकी आंखों में एक जिद्दी चमक चमक रही थी, लेकिन क्या वहां भी कोई जगह थी जहां वह भाग सके? उसे ये भी नहीं पता था कि वह अभी कहाँ भाग रहा है। उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, वह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर था। अचानक ज़ेरास का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। उसकी चौंकी हुई आंखें उसके सामने देख रही थी, जहां एक आकृति क्रॉस लेग बैठी हुई दिखाई दे रही थी, जिसके चेहरे पर ऊब का भाव था। लेकिन कैसे? ज़ेरास ने चौंक कर पूछा और वह पीछे मुड़ा और चौंक कर अपने सामने देखा। तो क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? एड्रियन ने एक उठी हुई भान के साथ पूछा, क्योंकि ज़ेरास के पैरों के नीचे शून्य वॉक पूरी तरह से खत्म हो गया था और उसका सूक्ष्म कवच भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके पास दोनों कलाकृतियों को शक्ति देने के लिए पर्याप्त मैना खत्म हो गई थी। मैं तुम्हें मार दूंगा ज़ेरास, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के प्रति सम्मान के रूप में मैं तुम्हें एक उचित मौत मरने दूंगा। भागना बंद करो और अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो, एड्रियन ने गंभीरता से कहा और अपनी बैठी हुई स्थिति से उठकर उसे घूरने लगा। दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा और हवा धीरे धीरे बह रही थी। ऊर्जा बिंदु 1100, मन कोर ऊर्जा 30/800। ज़ेरास ने अपने बचे हुए ऊर्जा बिंदुओं को देखा और धीरे धीरे उसकी मृत्यु की वास्तविकता उसके सीने में उतरने लगी, जिससे उसका दिल ठंडा हो गया और उसकी हड्डियां उसके भीतर सख्त हो गईं। ज़ेरास के सामने मत पड़ो। मौत से इतना डरता है कि अपना सब कुछ भी नहीं दे सकता। ये सबसे अनुचित मौत है, एड्रियन ने भावशून्य भाव से कहा, क्योंकि ज़ेरास ने खुद को फिर से जगाया और उसने जोर से सांस छोड़ी, इससे पहले कि अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, उसने सोचा और धीरे धीरे ज़ेरास ने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे कि हवा में कुछ पकड़ना चाहता हो और उसके चेहरे पर पूर्ण ध्यान दिखाई दिया। एक विलक्षण प्रतिभा का अंतिम स्टैंड। ये देखने लायक था और एड्रियन ने इसे देखने के लिए इंतजार किया और अंत में इंतजार इसके लायक था। अध्याय 335। एड्रियन, एक मनकोर भक्षक। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शस्त्रागार में मौजूद आखिरी कौशल को उजागर किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका सबसे अच्छा दांव केवल अपने अंतिम परिवर्तन का उपयोग करना था, जो उसकी शक्ति का चरम था, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके भीतर बची हुई ऊर्जा की मात्रा के साथ वह एक भी परिवर्तन को सक्रिय नहीं कर पाएगा, और अगर उसने किया भी तो वह शायद केवल 10 सेकंड तक ही टिक पाएगा, कुछ ऐसा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था कि एड्रियन उस समय के कुछ ही अंश में उसे नष्ट कर देगा। अब उसके शस्त्रागार में बची हुई क्षमता का आखिरी अवशेष था उसका अराजक मन। ये कुछ ऐसा था जो अपनी पूरी क्षमता पर सितारों को भी चीर सकता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कम से कम वह कोशिश तो कर सकता था। इसलिए ज़ेरास ने अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया और अपने अराजक मन को अपने चारों ओर घुमाना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने अपने मन में पीड़ा, विनाश और क्रोध की भावना को चित्रित किया, लेकिन इस बार उसके क्रोध की भावना अलग थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह उसका कब्रिस्तान था, इसलिए उसने अपने अराजक मन में जलते हुए क्रोध को भर दिया और फिर उसे गेंद में डाल दिया। सब कुछ ले लो, यहाँ तक कि मेरी जान भी, सब कुछ ले लो, ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा और तुरंत उसका शरीर सिकुड़ने लगा, क्योंकि ज़ेरा के शरीर में मौजूद सभी नसें उसकी त्वचा पर दिखाई देने लगीं।
चमक। एड्रियन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उसने ज़ेरा के हाथ के ठीक ऊपर अचानक से खिलने वाली अजीब वस्तु को देखा। यह एक छोटी सी काली अराजक गेंद थी जो एक अजीब सी काली लौ के साथ धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन उसने फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि गेंद ने उसकी चेतावनी की भावना को ट्रिगर नहीं किया। लेकिन अचानक गेंद बढ़ने लगी और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई, जबकि उसी समय ज़ेरस सिकुड़ने लगा। उस जगह के आसपास की हवा में अराजक रूप से हवा चल रही थी। जगह के चारों ओर किसी तरह का एक छोटा सा तूफान बन रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अजीबोगरीब सूक्ष्म घटना के कारण दोनों सेनानियों के कपड़े व्यापक रूप से फड़फड़ा रहे थे। अभी ज़ेरस द्वारा बनाई गई अराजकता की गेंद इतनी बड़ी थी कि उसमें एक कार समा सकती थी और फिर भी यह रुक नहीं रही थी। ये केवल बड़ी होती जा रही थी क्योंकि एड्रियन देख रहा था कि ज़ेरस कैसे सिकुड़ता जा रहा था। वह उस गेंद को बनाने के लिए अपना सारा जीवनसार और प्राकृतिक ऊर्जा दे रहा है। ये तब तक बढ़ना बंद नहीं होगा जब तक कि उसका सारा जीवनसार पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता। फिर वह तुरंत मर जाएगा और गेंद मुझे नरक में आधा कदम भेजने के लिए पर्याप्त होगी, एड्रियन ने खुद से सोचा और तुरंत उसने फैसला किया। क्रैक क्रैक क्रैक, धमाका। उसके पैरों के नीचे दरारें फैलने लगीं और वह तुरंत ही वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था और ज़ेरास के सामने कुछ सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया, जिसने उसी समय अपनी पूरी तरह से भूरी आंखें खोलीं। मैं पहले जाऊंगा, ज़ेरास ने जंगली मुस्कान के साथ एड्रियन से कहा और एक पल बाद उसने गेंद को एड्रियन की ओर आगे फेंका, जिसकी आगे की गति रुक गई। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश करते हुए अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर टैप किया, लेकिन फिर भी वह बहुत धीमा था और वह ऊर्जा की विशाल गेंद द्वारा निगल लिया गया। तुरंत ज़ेरास ने गेंद को बाहर की ओर फेंका और वह एक रागाडोल की तरह वापस उड़ गया, कुछ बार लुढ़कने से पहले धीरे धीरे रुक गया, भावहीन रहा। दहाड़। अराजकता की गेंद के भीतर से एक विशाल दहाड़ गूंजी, उसके बाद एक सर्वनाशकारी शक्ति का विमोचन हुआ जिसने पूरे स्थान को हिला दिया। अराजकता की गेंद के अंदर यह एक उग्र समुद्री तूफान की तरह था जो 0.5 मीटर की नाव को डुबाने की कोशिश कर रहा था। एड्रियन के पूरे शरीर पर भयानक लाल नसें दिखाई दी क्योंकि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से सिकुड़ता जा रहा था और उसकी सभी 5 इंद्रियों से अनियंत्रित रूप से खून बह रहा था। 5वां जीन खुला। हजारों राक्षसों के हाथ। एड्रियन गुस्से में जोर से दहाड़ा और तुरंत उसके ऊपरी और निचले कांख से 2 और हाथ बाहर निकल आए। यह एक उसके नियमित हाथ से 2 गुना बड़ा था और अजीब भयानक रूनों से भरा हुआ था। दहाड़। एड्रियन ने गेंद पर जोरदार प्रहार करना शुरू किया तो उसके मुंह से एक विनाशकारी दहाड़ निकली। जितनी देर तक वह गेंद को अंदर लेता रहा, उतना ही उसे एक अविश्वसनीय सत्य का एहसास हुआ। उसका जीवन सार चूसा जा रहा था। क्रैक क्रैक क्रैक। पागलों की तरह बार बार मुक्का मारने के बाद जगह जगह दरारें फैल गईं और तुरंत एड्रियन का हाथ दरार से बाहर निकल आया और उसने हिंसक तरीके से उसे खींचा। तुरंत दरारें खुल गईं क्योंकि अराजकता की गेंद का किनारा अलग हो गया और एड्रियन ने तुरंत इसे बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जब अचानक काबूम, गेंद अपने आप में फट गई और दुर्भाग्य से एड्रियन अभी भी गेंद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसे शक्ति का पूरा झटका लगा। ऊर्जा का एक मशरूम हवा में उठा, बादलों तक पहुंच गया। अंतरिक्ष सभी दिशाओं में कांच की तरह बिखर गया और तुरंत ही ऐसा लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है, क्योंकि एक भयानक शक्ति के साथ एक कान फाड़ने वाली शॉकवेव बाहर निकली। 10 किलोमीटर तक की पूरी भूमि नंगी धरती में तब्दील हो गई। 1 मिनट बाद आखिरकार शॉकवेव शांत हो गई और विस्फोट से जमीन पर एक अंतहीन खाई बन गई। अगले 3 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा, जब अचानक एक खून से लथपथ हाथ खाई के किनारे दिखाई दिया और लाल बालों वाले एक कमजोर व्यक्ति ने धीरे धीरे खुद को ऊपर खींच लिया। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एड्रियन थी, सिवाय इसके कि अभी वह 1000 साल बाद एड्रियन की तरह दिख रहा था। छी, क्या झंझट है, एड्रियन ने खुद से सोचा जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पर घूमी और उसने रेत में ज़ेरास की भावनाहीन आकृति देखी। एक एक कदम और सिर पर नस चढ़ते हुए उसने उस ओर काम करना शुरू किया और जल्द ही उसके सामने पहुंच गया। ओह, वह एक मॉफर है, एड्रियन ने एक अजीब भाव से सोचा जब उसने युवक को देखा और पाया कि उसका चेहरा बहुत बदल गया था। यह शायद उसका असली चेहरा था। हम्फ, लानत है ये, एड्रियन ने अचानक कहा और फिर उसने ज़ेरा के चेहरे को पीछे छोड़ दिया और उसकी आंखें ज़ेरा की नाभि के ठीक नीचे के क्षेत्र में बंद हो गईं। और तुरंत 6ठी जीन खुली। मैनाकोर भक्षक के पंजे, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और उसका दाहिना हाथ शैतानी लाल रून से भरे अजीब पंजे में बदल गया और तुरंत उसके हाथ ज़ेरा की नाभि में घुस गए, जिसकी आंखें खुल गईं और वह एड्रियन द्वारा ज़ेरा की नाभि से एक वस्तु को बलपूर्वक बाहर निकालने से पहले हौंफने लगा। दर्द की एक कराह ज़ेरा के होठों से निकली क्योंकि उसकी आंखों में लाल नसें भर गई थीं जो सांपों की तरह मुड़ी और मुड़ी हुई थीं। लेकिन एड्रियन ने उस पर एक भी ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपनी मुट्ठी में मौजूद वस्तु को देखा, एक सुनहरे रंग की गेंद जिसमें अंधेरे के अवशेष मिले हुए थे। और वह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास का मनकोड़ था। अध्याय 336, ज़ेरस अपंग हो जाता है। ये दर्द की भावना थी।
एक ऐसा दर्द जो उसके अस्तित्व के ताने बाने को चीरता हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ तीव्र हानि और कमजोरी की भावना भी थी। यह अधूरा होने का एक अजीब सा एहसास था। जेरिस को ऐसा ही महसूस हुआ जब उसने एड्रियन की सांसों में अपने मैनाकोर को मौजूद देखा। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यथासंभव धीरे से मारने की कोशिश क्यों करता हूँ? ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि तुम आराम कर सको। एक बार जब मैना कल्टीवेटर पूरी तरह से आराम कर लेता है तो उसके मैनाकोर के लिए भी यही कहा जा सकता है और वह उसके मैनाकोर को खाने का सबसे अच्छा समय होगा। लेकिन तुम्हें बस इतनी पागलपन भरी लड़ाई लड़नी है और मेरी सारी मेहनत को बर्बाद करना है। अब तुम्हारा मैनाकोर अपनी पूरी क्षमता का केवल 20% है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं है, एड्रियन ने कहा, और अगले ही पल ज़ेर का दिल धड़कना बंद हो गया क्योंकि उसका मैनाकोर हवा में उछल गया। उसके हाथ स्वतः ही उस ओर बढ़ गए। हालांकि यह केवल इच्छाधारी सोच थी क्योंकि एड्रियन ने उस पर अपने जबड़े कस लिए और अपने मुंह में मैनाकोर को कुचल दिया, उसे ऐसे चबाया जैसे कि वह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट वस्तु हो। यह मैना, आपका मूल मैना अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। आप इस तरह के मैना को कैसे विकसित कर पाते हैं? एड्रियन अविश्वास में दहाड़ उठा और अगले ही पल जेरास ने अविश्वसनीय देखा। तुरंत ही खून से लथपथ और कमज़ोर दिखने वाले एड्रियन में अचानक बदलाव आना शुरू हो गया। उसकी त्वचा उसके शरीर से छिलने लगी और उसका कमज़ोर शरीर धीरे धीरे मांसपेशियों में बढ़ने लगा। 5 सेकंड से भी कम समय में एड्रियन अपने शुरुआती आकार में वापस आ गया, सिवाय इसके कि इस बार उसकी त्वचा चमकदार सफ़ेद रंग से चमक रही थी जैसे कि सबसे खूबसूरत संगमरमर से उकेरी गई हो। उसका पहले से ही शैतानी रूप से सुंदर चेहरा पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गया। लेकिन जिस चीज़ ने ज़ेरा का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वह थी दो। सबसे पहले एड्रियन का चेहरा। अब ये 20 वर्षीय दिखने के बजाय 18 वर्षीय जैसा दिख रहा था। वह बिल्कुल एक किशोर की तरह लग रहा था। दूसरी बात एड्रियन की आभा थी। यह एक अविश्वसनीय स्थिति में पहुंच गई थी और वह देख सकता था कि जैसे ही वह एक जगह पर खड़ा होता है, अंतरिक्ष उसके चारों ओर ढह जाता है। लेकिन उससे भी अधिक रहस्यमय आभा उसके चारों ओर थी। एक रहस्यमय आभा जिसने जेरास को ऐसा एहसास कराया जैसे एड्रियन एक आकाशगंगा का अनंत विस्तार था। और यह एहसास होते ही उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गईं। तुम छद्म आकाशगंगा रैंक चरण तक पहुंच गए हो, जेरास ने चौंक कर कहा। हाँ, यह एक ऐसा चरण है जिसके बारे में मैंने अनुमान लगाया था कि मैं 87 वर्षों के बाद पहुंचूंगा, लेकिन अब मैं उस तक पहुंच गया हूं। ये सब तुम्हारा धन्यवाद है। तुम्हारा मैनाकोर सबसे अजीब है जिसे मैंने कभी खाया है और सबसे शक्तिशाली भी, एड्रियन ने एक दुष्ट चेहरे के साथ कहा क्योंकि वह युवक के पीले चेहरे को देख रहा था और निराशा को धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रहा था। क्या तुम जानते हो कि मैना साधकों के लिए मृत्यु से भी बदतर एक सजा है, और वह है जीन जागृत करने वाले का अपंग हो जाना। आपकी प्रशंसा लाखों में एक जीनियस के रूप में की गई है। एआई द्वारा आपको इस मिशन पर भेजना ये दर्शाता है। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि एआई आपके बारे में क्या सोचेगी या आपके साथ क्या करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि आप अब एक साधारण मनुष्य हैं, एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा और सीधे ज़ेरा की पुतलियों में देखा। लेकिन साथ ही आपने अपने जीवन का लगभग 100% सार खो दिया है। मुझे सच में संदेह है कि आप बिना मरे 5 और साल बिता पाएंगे। आप ये देखने वाले हैं कि सबसे ऊंचे स्वर्ग से नीचे नरक की तह में गिरने का क्या मतलब होता है, इसलिए इसके लिए शुभकामनाएं, एड्रियन ने कहा और तुरंत उसकी आभा चमक उठी, अंतरिक्ष को चीरती हुई, और तुरंत वह फटे हुए अंतरिक्ष में गायब हो गया। शैतान को पता नहीं कहाँ। बेस हेड परस्यूट से बचने का क्वेस्ट विफल हो गया है। पुरस्कार कोई नहीं, दंड आवश्यक नहीं। होस्ट की शारीरिक स्थिति तक पहुंचना। मन कोर नष्ट हो गया है, इसलिए होस्ट के पास अब कोई साधना नहीं है। आपकी आनुवंशिक क्षमताएं जिनके लिए मन की आवश्यकता होती है, आपका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन और आपका एस्ट्रल टाइटन जीन अब सुप्त अवस्था में आ गया है। होस्ट ने निषिद्ध कला का प्रयोग करते हुए अपने जीवन सार का 95% खो दिया है। होस्ट की मृत्यु से पहले बचा समय 3 वर्ष 5 दिन 23 घंटे 58 सेकंड। होस्ट ने अपनी मूल शक्ति का 90% खो दिया है जिसे आत्मा के रूप में जाना जाता है। होस्ट का पूरा डीएनए अब उसकी वास्तविक कार्यक्षमता के 5% तक कम हो गया है। प्रतिक्रिया से बचने के लिए मेजबान के कैश डिवाइडर जीन सेट के महत्वपूर्ण कौशल सेट को अब फ्रीज कर दिया गया है। आनुवंशिक कौशल और क्षमताएं अब सुलभ नहीं हैं। होस्ट अपने बुनियादी कौशल जैसे पुनर्जनन, विष प्रतिरोधक क्षमता और डैश को उनकी कार्यक्षमता के 5% पर ही एक्सेस कर सकता है। हर सूचना जेरास को मच 10 की गति से चलती ट्रेन से ज्यादा प्रभावित करती थी और धीरे धीरे अंधेरा छा जाता था जो उसके लिए किसी तरह का आश्रय साबित होता था और वह उसके आगोश में पिघल जाता था। कुछ घंटे पहले विशाल अंतरिक्ष के सामने अंतरिक्ष यान की भीड़ दिखाई दी और धीरे धीरे वे सभी अचानक रुक गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने महान शून्य को देखा। अंतरिक्ष यान की भीड़ के सबसे आगे खड़े कोई और नहीं बल्कि कमांडर सिग्रिड थे, जिनकी आंखें अपने डिवाइस को देखने के लिए मुड़ी थी जहां एक नक्शे की रूपरेखा देखी जा सकती थी।
नक्शे पर एक ज्वलंत लाल बिंदु था जो अस्तित्व में आता और जाता था और हरे रंग के बिंदुओं की भीड़ के ठीक सामने था। हम नक्शे के अनुसार हम गैलेक्सी रिवॉल्वर के ठीक सामने हैं, तो कैसे? कमांडर सिग्रिड अंतरिक्ष के विशाल खालीपन को देखते हुए सोच में पड़ गए। तभी अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने अंतरिक्ष के खालीपन को गौर से देखा। फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। छी! पीलापन लिए हुए ट्रिग्स, उन्होंने सोचा और अपने आसपास मौजूद EIA स्पेसशिप की भीड़ की ओर हाथ उठाए, जिससे वे सभी पीछे हट गए और उनसे सुरक्षित दूरी बना ली। जैसे ही EIA स्पेसशिप काफी पीछे हटी, कमांडर सिग्रिड के हाथ हिंसक रूप से आगे की ओर झटके से उठे और उन्होंने तुरंत स्पेसशिप को खींचा, जैसे कि कपड़े का एक टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हों। कमांडर सिग्रिड के शक्तिशाली खींचाव के कारण स्पेस कांच की तरह बिखर गया और तुरंत ही विशाल वस्तु सामने आ गई। एक विशाल लाल रंग का तारा, जो पृथ्वी ग्रह के आकार का लगभग आधा है। तो तुम यहीं पर छिपे हुए थे, कमांडर सिग्रिड ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा और तुरंत ही उन्होंने अपने पीछे मौजूद स्पेसशिप को संकेत दिया, क्योंकि स्पेस अराजक रूप से हिल रहा था और स्पेसशिप की भीड़ अंतहीन रूप से स्टार में प्रवेश कर रही थी। अध्याय 337। EIA ने अपना इरादा बताया। पूरे म्यूटेंट संगठन में अलार्म की आवाज़ गूंज उठी, जिससे सभी के दिलों में सिहरन पैदा हो गई। संगठन के कुछ अधिकारियों ने इस अजीब अलार्म पर केवल भौहें चढ़ाईं। संगठन में लगभग 7 साल काम करने के बाद भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब उनके डिवाइस में कंपन हुआ तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो गई। सिस्टम की आपातकालीन सूचना, हम पर एक पूर्वानुमानित शत्रुतापूर्ण संगठन का हमला हो रहा है। तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। म्यूटेंट संगठन में मौजूद हर जीवित आत्मा के कार्ड डिवाइस में ये सूचना दिखाई दी, जिससे उनकी आंखें चौंक गईं। लेकिन वास्तविकता तब सामने आई जब ग्रह पर लागू कृत्रिम सूर्य अचानक अंतरिक्ष यान के एक समुद्र से भर गया। काबूम! तुरंत 5 लोगों का एक समूह अंतरिक्ष यान के ठीक सामने दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनसे 30 मीटर दूर रुक गया। अपने इरादे जाहिर करो। ये शब्द म्यूटेंट संगठन के तीनों सदस्यों के मुंह से निकले और कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक आदमी तीनों के सामने प्रकट हुआ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस आदमी ने म्यूटेंट संगठन के तीनों अधिकारियों से पूछा, जिन्होंने उसके चेहरे को देखा लेकिन सिर हिला दिया। वे पहचान नहीं पाए कि उन्होंने बुरे आदमी को कहीं देखा है। तो फिर मुझे लगता है कि तुम इसे सही समझोगे, उस आदमी ने कहा, अपनी जेब के सामने बैज की ओर इशारा करते हुए। म्यूटेंट संगठन के तीनों अधिकारियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अजीब बैज को देखा, जब अचानक अगले ही सेकंड में उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जहां तक हमारे इरादे जाहिर करने की बात है, कमांडर सिग्रिड ने कहा। फिर अचानक उसने अपनी उंगलियां आगे की ओर उठाईं और हवा में ही उससे 2 बार वार किया। तुरंत तीनों अधिकारियों में से 2 के सिर आसमान में उड़ गए, उसके बाद उनके दोनों हाथ और उसके बाद उनका पूरा शरीर 3 कटों में कट गया। आखिरी अधिकारी को देखते हुए कमांडर सिग्रिड एक पल के भीतर उसके सामने प्रकट हुए और उनकी उंगलियां महिला की गर्दन के चारों ओर लिपट चुकी थीं, इससे पहले कि वह वास्तविकता में आ पाती। मुझे उम्मीद है कि इससे ये स्पष्ट हो गया होगा। रुको! क्रैक! गर्दन की हड्डी के टूटने की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी, क्योंकि महिला का हाथ एक तरफ गिर गया। और धीरे धीरे कमांडर सिग्रिड की नज़र उस दूरी पर टिक गई जहां विशाल म्यूटेंट संगठन का मुख्यालय था और तुरंत उन्होंने शव को मुख्यालय की ओर फेंक दिया। एक महाकाव्य ग्रेड स्नाइपर की गोली की गति से 3 गुना अधिक गति के साथ म्यूटेंट संगठन के विशेषज्ञ का शरीर भयानक घर्षण के कारण भारी मात्रा में लपटों में फट गया और फिर उस विशाल गगनचुंबी इमारत से टकराया जो भयानक गति के कारण एक तरफ झुक गई। और म्यूटेंट संगठन के लिए ये जानना पर्याप्त था, EIA इस बार मजाक नहीं कर रहा था। पूरे बेस को स्टार सीलिंग नेट से कवर कर दो, कमांडर सिग्रिड ने घोषणा की और तुरंत एक नीले रंग के जाल ने पूरे स्टार को कवर कर दिया। यहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। मौजूद हर एक आत्मा को मिटा दो, यहाँ तक कि म्यूटेंट संगठन के नए छात्रों की भी। किसी भी तरह की पूछताछ या दया का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं ऐसे EIA अधिकारी के जीवन को समाप्त कर दूंगा। क्या आप सभी समझते हैं? कमांडर सिग्रिड ने धीरे से कहा। फिर भी कोई भी उनके मुंह के सामने सफ़ेद रेखाओं में लिपटा हुआ अंतरिक्ष देख सकता था। हाँ सर, EIA अधिकारियों ने जोर से दहाड़ लगाए और कमांडर सिग्रिड ने आदेश दिया, जाओ। तुरंत ही हवा उड़ गई और अंतरिक्ष यान की भीड़ दूर तक चली गई। इसके बाद पूरी तरह से नरसंहार का दृश्य था, क्योंकि पूरे गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और बम बारिश की तरह जमीन पर गिरे, जिससे सब कुछ खंडहर में बदल गया। तुम तीनों, कमांडर सिग्रिड ने अचानक आवाज़ लगाई और उसके पीछे 3 आकृतियां दिखाई दीं। उनमें से एक गुलाबी बालों वाली महिला थी जो कोई और नहीं बल्कि रेहाना थी, जो तथाकथित राक्षसी प्रतिभाओं में से एक थी, जबकि उसके बगल में 2 युवक थे। उनमें से एक सांवला रंग का युवक था, जिसका चेहरा अंडाकार था और जब बड़ा लंबा था। उसके कान गहरे रंग के थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जिससे उसके 2 सुनहरे दांत दिखाई दे रहे थे। ये 5 राक्षसी प्रतिभाओं में से एक था, द स्माइलिंग बुद्धा। अन्य युवक गोरी त्वचा वाले थे और उनके बारे में सबसे आकर्षक बात उनके चेहरे पर एक अजीब मुखौटा था जिस पर जोकर के चेहरे की छाप थी।
वह भी राक्षसी प्रतिभाओं में से एक था, असीम परिवर्तन करने वाले जोकर। मैं तुम्हें सेना का प्रभारी बनाऊंगा। तुम्हारा काम हताहतों को जितना हो सके उतना कम करना है, कमांडर सिग्रिड ने बिना किसी संकोच के आदेश दिया। उन सभी ने उत्तर दिया, तुम सब ने मुझे एक बार निराश किया है, मुझे एक बार फिर निराश मत करना। कमांडर सिग्रिड ने इतनी गंभीरता से कहा कि सभी की भौहें तन गईं। सभी कमांडरों में से वे अच्छी तरह जानते थे कि कमांडर सिग्रिड सबसे ढीले थे। उन्हें इस तरह के अति केंद्रित अवस्था में देखना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था और इससे उन्हें पता चला कि बूढ़ा धूमिल वास्तव में इसे अच्छी तरह से ले रहा था। और तुरंत वे दिमाग सुन्न करने वाली गति से उसके पीछे से गायब हो गए, केवल कमांडर सिग्रिड को अकेला छोड़ दिया। और यह उसी समय था जब कमांडर सिग्रिड ने ऊर्जा के मशरूम को देखा जो तुरंत लगभग 1000 किलोमीटर दूर बादलों के समुद्र को चीरता हुआ गायब हो गया, इससे पहले कि कोई इसे देख पाता। यह अजीब है, ये निस्संदेह युद्ध का संकेत है, लेकिन युद्ध अभी तक नहीं होना चाहिए था। यदि ऐसा है तो समूह कौन है जो चालों का आदान प्रदान कर रहा है? कमांडर सिग्रिड ने जोर से सोचा और तुरंत ही उसने अपना चुनाव कर लिया और वह दूर जाकर गायब हो गया, एक उल्कापिंड बन गया, सिवाय इसके कि वह 3 गुना तेज था। 30 मिनट बाद एक सफ़ेद रंग की वस्तु तेजी से सीधे उस जगह की ओर बढ़ी जहां एड्रियन और जेरास लड़ रहे थे और जोरदार धमाके के साथ उतरी, जिससे ऊर्जा का एक मशरूम हवा में ऊपर उठा। कमांडर सिग्रिड की आंखें पूरी तरह से तबाह हो चुके माहौल को देखकर सिकुड़ गईं, फिर अचानक उनकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने एक जानी पहचानी ऊर्जा तरंग को महसूस किया और तुरंत ही वह तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही आकृति से 1 इंच पहले दिखाई दिए। वह एक युवा व्यक्ति था जिसका चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमांडर सिग्रिड को चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लगा और तभी उनकी आंखें चौंक गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ। उभरता सितारा जेरास, अध्याय 338, उत्परिवर्ती संगठन का भयंकर हमला। पूरी तरह से आश्चर्यचकित, ये वह शब्द था जो उत्परिवर्ती संगठन का पूरी तरह से वर्णन कर सकता था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह हमला करेगा और वह भी इतनी जल्दी। लेकिन उत्परिवर्ती संगठन होने के नाते अपनी सफलता का आधार सबसे पहले अपनी क्रूरता और दूसरी बात भविष्यवाणी करने की क्षमता पर आधारित था। हालांकि उन्होंने आज अचानक यह के हमले की भविष्यवाणी नहीं की होगी। उन्होंने निश्चित रूप से भविष्यवाणी की थी कि यह एक दिन हमला करेगा और उन्होंने खुद को इस तरह के असंभव परिदृश्य के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इसलिए जब उत्परिवर्ती संगठन के अधिकारी की आकृति मुख्यालय में फेंकी गई, जहां उत्परिवर्ती संगठन के उच्च अधिकारी वर्तमान में एकत्र हुए थे, तो वे क्रोध में अपने दांत दिखाने लगे, इससे पहले कि वे सभी पूरी तरह से शांत हो जाएं। मुझे वास्तव में पसंद आया कि उन्होंने अपने इरादे कैसे जाहिर किए। अगर वे बातचीत के साथ आते तो ये सिरदर्द बन जाता। मुझे कागजी कामों से नफरत है, आप जानते हैं। म्यूटेंट संगठन के एक उच्च अधिकारी, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिसके लंबे काले बाल कमर तक पहुंच रहे थे और अजीब तरह से उसके माथे के बीच में एक चीरा लगा हुआ था, उसने दोनों पैरों को टेबल पर रखा और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे मोड़ लिया। हे, वे वास्तव में अनुमान से थोड़ा पहले आ गए होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक है। आखिरकार संगठन ने अपने पूरे लाभ का कुल 60% शत्रुतापूर्ण संगठन की तैयारी पर खर्च किया। संगठन के जीवन के दौरान इसने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे। बचाव में लगाए गए कुल लाभ प्रतिशत की वह राशि बिल्कुल भी बहुत अधिक नहीं है। आप सभी चुप हो जाए और पहले से ही लानत के बटन दबाए। हम कीमती गगनचुंबी इमारतें खो रहे हैं। लाल रंग के बालों वाला एक मोटा आदमी उन सभी पर जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने अपना कार्ड डिवाइस निकाला और लाल बटन को तोड़ दिया जो अजीब तरह से उनके कार्ड डिवाइस पर दिखाई दिया था। यहां तक कि कार्ड डिवाइस भी युद्ध मोड में प्रवेश कर गया था, एक ऐसा मोड जिसमें यह केवल एक नक्शा और हमला बटन दिखाएगा। ठीक है, चलो हम भी गंभीर हो जाते हैं। वे सभी सहमत हो गए और तुरंत उन्होंने अपना कार्ड डिवाइस निकाला और अपनी स्क्रीन पर मौजूद विशाल लाल बटन पर क्लिक किया और तुरंत म्यूटेंट संगठन में अविश्वसनीय परिवर्तन दिखाई देने लगे। यह में पहला सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन जो वर्तमान में पूरी ताकत से हमला कर रहा था, वह ये था कि कैसे पूरे यह गगनचुंबी इमारतें अचानक जमीन पर गिरने लगीं। 30 सेकंड से भी कम समय में पहले से ही ध्वस्त हो चुकी गगनचुंबी इमारतों के अलावा म्यूटेंट संगठन में मौजूद सभी गगनचुंबी इमारतें भूमिगत हो गईं। उन्होंने अपनी सभी गगनचुंबी इमारतों को वापस पा लिया। ऐसा लगता है कि वे इन्वेंट्री के बारे में भी थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हमले की विभिन्न श्रेणियों के लिए जिम्मेदार कुछ यह अधिकारियों ने खुद से कहा, लेकिन म्यूटेंट संगठन द्वारा अपना दूसरा कदम उठाए जाने पर वे सभी चुप हो गए। जिस क्षेत्र से म्यूटेंट संगठन की गगनचुंबी इमारतें जमीन में घुसी थीं, वहां से तुरंत ही 100 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने वाली छोटी आयताकार जैसी संरचनाएं हर जगह दिखाई देने लगीं। 1 मिनट में वे कुल 5000 ऐसी अजीबोगरीब संरचनाओं तक पहुंच गए थे और तुरंत ही संरचनाओं का दरवाज़ा खुल गया और ईआई की निगाह ने हर संरचना में मौजूद अजीबोगरीब अंधेरे भंवर का स्वागत किया। और वह क्या है?
उन्होंने खुद से अजीब तरह से पूछा। इस बीच म्यूटेंट संगठन मुख्यालय में, अब हम इसे बिग बैंग कहते हैं, म्यूटेंट संगठन के उच्च अधिकारियों ने अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ कहा क्योंकि वे सभी सबसे बड़े हॉल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देख रहे थे। अरे बिग बैंग, अपना काम पहले ही कर लो, तुम हमारे मेहमान को इंतजार नहीं करवाना चाहते हो न, उन्होंने सभी ने कहा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिसकी आंखों में हर संरचना में दिखाई देने वाले अंधेरे भंवरों की छवियां थीं, भयावह रूप से मुस्कुराया और फुसफुसाया, जाओ, और तुरंत ही ईआईए की नज़रें बदल गईं क्योंकि आकृतियां भंवर से बाहर निकलने लगीं, ऐसी आकृतियां जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये जानवर उत्परिवर्तन है? ईआईए के आधिकारिक कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर कहा, जब वे उन जीवों को देख रहे थे जो जल्द ही 1 लाख के दिमाग को सुन्न करने वाले स्तर पर पहुंच गए। अगर जेरास ने उन्हें देखा होता तो वह उन्हें उन्हीं अजीब जीवों के रूप में पहचान लेता जिनसे वह म्यूटेंट संगठन के ठिकानों में से एक में मिला था, और ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था, उन्हें वास्तव में युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वे वास्तव में शक्तिशाली अजीब जीव हैं। मुझे लगता है कि उनके उत्परिवर्तन ने उन्हें अपनी प्राकृतिक शक्ति के स्तर से ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया, जिससे वे कॉस्मिक रैंक चरण तक पहुंच गए। अगर आप मुझसे पूछें तो प्रभावशाली है, लेकिन एक बड़ी खामी है, ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार ईआईए अधिकारी ने कहा, और जवाब उसके बगल में हरे बालों वाली महिला से आया। वे सभी उड़ नहीं सकते, उसने कहा, लेकिन जब उन्होंने अपने सिर की ओर देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई, उनकी नज़र आसानी से धातु के आवरण को भेद रही थी। अरे बिग बैंग, तुमने सिर्फ बिंग को छोड़ा, धमाके के बारे में क्या? सबने पूछा, और तुरंत उस आदमी के माथे पर एक छेद खुल गया और उसके माथे पर उस एक आंख के भीतर एक और विशाल भंवर छवि प्रकट हुई। और तुरंत म्यूटेंट संगठन के पूरे आकाश के ऊपर हजारों अजीबोगरीब काले भंवर पूरे आकाश में दिखाई दिए, जिससे आकाश दिखाई नहीं दे रहा था, और हजारों नारकीय दिखने वाले जीव भंवर में उतर आए। एक और बहुत ही प्रभावशाली रचना, लेकिन इसमें एक दोष भी है, उसी ईआईए अधिकारी ने एक बार फिर कहा, और उतनी ही तत्परता से जितनी तत्परता से उसका उत्तर दिया गया था। वे सभी उड़ सकते हैं। छी, क्या झंझट है, हमें ऊपर और नीचे से रोक दिया गया है। म्यूटेंट संगठन जमीन पर उतर आया है, अगर हम उनका सिर काटना चाहते हैं तो हमें उन्हें नष्ट करने के लिए जमीन को साफ करना होगा। कुल मिलाकर हमें संलग्न होना होगा, उन्होंने जल्दी से निर्णय लिया, और तुरंत सभी ईआईए अंतरिक्ष यानों को आदेश भेजा गया, संलग्न हो जाओ। 2 श्रेणियां, भूमि और वायु। पूर्ण उन्मूलन। आदेश की घंटी बजी और तुरंत ईआईए ने म्यूटेंट संगठन के पहले कदम का सामना किया। मूर्खों, ये केवल हमले की पहली लहर है और 4 और आने वाले हैं। आइए देखें कि उनमें से कितने प्रतिशत इसमें नष्ट हो जाएंगे, म्यूटेंट संगठन के उच्च अधिकारियों ने कहा, क्योंकि वे सभी आराम से अपनी सीटों पर लेट गए, भूमिगत और म्यूटेंट जानवर को उनके लिए लड़ने दिया। अध्याय 339, गहन अप्रत्यक्ष युद्ध। तीव्र युद्ध। व्रूम व्रूम व्रूम। ईआईए अधिकारी की वर्दी पहने एक व्यक्ति हवा में दिखाई दे रहा था, उसकी आंखें गहरे लाल रंग से चमक रही थीं, उसके हाथों में एक विशालकाय वस्तु दिखाई दे रही थी जो घूमते हुए पंखों की तरह लग रही थी, सिवाय इसके कि वे कार के आकार के थे। पंखे के आकार की वस्तुओं को उछालते हुए वे भयानक गति से बाहर की ओर लहरदार हो गए और उन सभी प्राणियों को चीरते हुए जो उनके रास्ते में खड़े होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे। बूम! जमीन पर एक और ईआईए अधिकारी को देखा जा सकता था, जिसके दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए थे, जबकि उसकी आंखों में एक चमकदार पीला रंग चमक रहा था। उसके चारों ओर 100 से अधिक विशालकाय हाथ थे जो पृथ्वी से बने हुए प्रतीत होते थे, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 7 मीटर थी। धमाका, धमाका, धमाका। धरती के हिलने की आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी जब हाथों ने सर्वनाशकारी शक्ति के साथ पूरी धरती को दरारों में बदल दिया, जबकि उन सभी प्राणियों को जो दुर्भाग्य से उन धरती की हथेलियों में फंस गए थे, उन्हें तुरंत दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। ये सैकड़ों ईआईए अधिकारियों में से केवल 2 थे जो वर्तमान में उत्परिवर्ती प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छी तरह से समन्वित ईआईए सैनिकों के खिलाफ नासमझ उत्परिवर्ती जानवर के पास एक भी मौका नहीं था और वे तुरंत ही पेस्ट में बदल गए। बेशक उत्परिवर्ती संगठन के उच्च अधिकारी सब कुछ देख सकते थे, लेकिन जिस चीज ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह एक युवक था जो उन संरचनाओं के बीच बीच में घूम रहा था जहां पोर्टल व्यवस्थित थे। वह आसानी से आयताकार संरचनाओं में प्रवेश कर गया जहां से उत्परिवर्ती जानवर निकला था। अजीब बात यह है कि उत्परिवर्ती जानवर मानो उसे देख पाने में असमर्थ थे, बस उसके पास से चले गए और युवक एक बार फिर से बाहर निकलने से पहले पोर्टल में प्रवेश कर गया। लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है और वह ये था। पोर्टल्स में से एक और ढह गया है। बिग बैंग पोर्टल्स का संतुलन बिगड़ गया है, मैं उन्हें केवल 3 मिनट और चालू रख सकता हूं अगर और नष्ट न हो जाएं। म्यूटेंट संगठन के अधिकारी, जिसकी आंखों में भंवर के साथ 3 आंखें थीं, ने कहा और अचानक उसे खून की खांसी हुई क्योंकि उसकी बीच की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आंखों में मौजूद काला भंवर गायब हो गया।
मैदान के बाहर ईआईए अधिकारियों ने अचानक विभिन्न पोर्टल्स को देखा, हवा में एक और जमीन पर आयताकार संरचनाओं में एक, अचानक सभी एक ही समय में फट गए। धमाका, 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 धमाका। एक ही समय में पटाखों के एक समूह की तरह पोर्टल्स एक शानदार विस्फोट के साथ ढह गए और बदकिस्मत म्यूटेंट जानवर को मिटा दिया जो अभी अभी छेद से बाहर निकला था। अच्छा काम, ब्रूनो। ऑपरेशन कॉम्बैट के लिए जिम्मेदार ईआईए अधिकारी ने युवक को अंगूठा दिखाते हुए कहा। और तुरंत ही ईआईए ने ईआईए संगठन के पहले हमले को आसानी से हल कर दिया। ठीक है, उन्होंने हमें अपने भोजन का स्वाद चखाया है, तो क्यों न हम उन्हें अपना भोजन चखाएं, महिला अधिकारी ने अपनी घड़ी में आवाज लगाते हुए कहा। FR2 वायरस संक्रमण को सक्रिय करें, उसने अविश्वसनीय रूप से भयावह मुस्कान के साथ आदेश दिया। आइए देखें कि आप अपनी पिछली दवा को कैसे संभालते हैं, सिवाय इस बार सिर्फ 30 गुना ज्यादा। टच, अभी खुश मत होइए। अरे रोहन, तुम उठ गए, सफेद बालों वाले ईआईए अधिकारी ने टेढ़ी आंखों वाले बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए कहा जो टेबल पर बैठा था, जिसकी आंखों में एक दुष्ट मुस्कान चमक रही थी। चौथी आनुवंशिक क्षमता, खुली आत्मा को खा जाने वाला परिवार। जमीन के ऊपर की मंजिल पागलों की तरह हिल रही थी, जैसे कि अभी भूकंप चल रहा हो। लेकिन ये कोई भूकंप नहीं था, यह एक विशालकाय ट्रैक्टर था जिसे जमीन पर चलाया गया था और इसकी 5 मीटर लंबी ड्रिल वर्तमान में जमीन पर ड्रिलिंग कर रही थी, जिससे पागलों की तरह गूंज हो रही थी। उनके पास संसाधन हैं। कॉस्मिक स्टील ग्राउंड के साथ पूरी जमीन को मजबूत करना, इससे उनका फर्श स्टील से 10 गुना सख्त हो जाता है। वे निश्चित रूप से इस दिन के लिए भी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, विशालकाय ट्रैक्टर के चारों ओर इकट्ठा हुए ईआईए अधिकारियों ने सोचा। शुक्र है हम इस मिशन पर एबिस ड्रिलर लेकर आए, एक और ने मुस्कुराते हुए कहा जब अचानक ट्रैक्टर से एआई की आवाज आई। जमीन को 100 मीटर तक खोदा गया है और जीवन के बहुत सारे संकेत मिले हैं। विश्लेषण, स्थलाकृति और संरचना। स्थलाकृति और संरचना स्कैन पूरा हो गया है। 200 किलोमीटर के दायरे में एक शहर की खोज की गई है। ओह, इसलिए वे आपात स्थिति के मामले में एक भूमिगत शहर बनाते हैं। टीएस के कितना विडंबनापूर्ण होगा, क्योंकि यह उनका विनाश होगा। FR2 वायरस को छोड़ना शुरू करें, अधिकारी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अगले सेकंड में आई की आवाज गूंज उठी। FR2 वायरस का संक्रमण सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। 3-2 में कुल 6000 FR2 वायरस का संक्रमण जारी किया गया। व्रूम, तुरंत जमीन पागलों की तरह हिलने लगी क्योंकि ड्रिल जो वर्तमान में जमीन में थी, तुरंत अपनी नोक पर खुल गई और छोटे काले कीड़े जैसे जीव भूमिगत आधार पर बारिश की तरह गिरे। जमीन के 200 मीटर नीचे। कोई उम्मीद करता कि नंगी धरती नहीं होगी, लेकिन म्यूटेंट संगठन में ये पूरी तरह से विपरीत था क्योंकि कोई सर्पिल सड़क देख सकता था जो पूरे क्षेत्र में कंबल की तरह फैली हुई थी, जबकि चारों ओर अलग अलग गगनचुंबी इमारतें देखी जा सकती थीं। सड़क के चारों ओर उड़ने वाली कारों के साथ म्यूटेंट संगठन के अधिकारी जूम कर रहे थे जो सभी अपने दैनिक ठिकानों पर जा रहे थे। म्यूटेंट संगठन एक अंधकार में शक्ति है जो शायद ही कभी अपने अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि केवल अल्पसंख्यक अधिकारियों को संगठन छोड़ने की अनुमति है, जबकि अल्पसंख्यक कभी भी गैलेक्सी रिवॉल्वर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वे ये भी जानते थे कि उन्हें न केवल काम के लिए बल्कि रहने के लिए भी एक जगह बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यही कारण है कि वे सरल विचार के साथ आए, अपने श्रमिकों के लिए जमीन पर एक जीवित शहर बनाने के लिए। किसी भी वास्तविक पृथ्वी शहर से अलग नहीं। इसकी लागत अरबों स्टार सिक्कों के करीब थी, लेकिन वे अंत में इसे पूरा करने में सक्षम थे। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ 999.99% जेन्युइटी के साथ वास्तविक जीवन के समान दिखने के लिए तैयार किया गया था और कुछ म्यूटेंट संगठन के अधिकारियों को यह भी पता नहीं था कि वे भूमिगत रहते हैं। लेकिन आज वे सभी को सूचित किया गया जब विशाल ड्रिल अचानक सूरज के माध्यम से घुस गई और तुरंत अजीब अंधेरे जीव ड्रिल से गिर गए। और वह उनके अनंत दुष्स्वप्न की शुरुआत थी। अध्याय 340, ईआईए क्रूर तरीका, बड़े पैमाने पर वायरस का संक्रमण। यह क्या है? ये सवाल भूमिगत शहर में एक म्यूटेंट संगठन के अधिकारी ने पूछा था, जब उड़ने वाली कारें और पैरों पर चलने वाले सभी लोग रुक गए और अंधेरे के विशाल बादलों को देखा, जहां सैकड़ों ऐसे अजीबोगरीब काले जीव एक साथ भिनभिना रहे थे, जैसे कि वे कुछ कीड़े हों। आसमान में छेद करने वाली ड्रिल अभी भी उन अजीबोगरीब मधुमक्खियों को अंतहीन रूप से छोड़ रही थी और 3 मिनट से भी कम समय में उन बड़ी मधुमक्खियों का 20 का एक समूह बन गया। जब वे सभी ड्रिल से बाहर निकल गए तो ये तुरंत उस जगह से बाहर निकल गया, इससे पहले कि आकाश में छेद एक बार फिर से बंद हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे पिछले कुछ मिनटों में था, सिवाय इसके कि अब आसमान में मधुमक्खियों का एक समूह था जो बस भिनभिना रहा था और कभी नहीं हिल रहा था। लेकिन जब लोगों ने कंधे उचकाना शुरू किया और यह सोचकर दृश्य छोड़ना शुरू कर दिया कि यह शायद म्यूटेंट संगठन का कोई पर्यावरण परीक्षण था, सभी मधुमक्खियां अचानक एक ही समय पर उतरी और सड़क पर समूह के चारों ओर भिनभिनाने लगीं।
उनका आकार ही कुछ लोगों को चीखने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन जब अजीबोगरीब जीव उनके नाक और मुंह के जरिए उनके शरीर में घुस गए और वे सभी मक्खियों की तरह जमीन पर गिर पड़े, तो ये बात और भी हैरान कर देने वाली थी। उनके गिरते ही मधुमक्खियां उनके शरीर से बाहर निकल गईं और उनके शिकार ऐंठने लगे। कुछ चतुर लोगों ने तुरंत आग बुझाने वाला यंत्र लिया और मधुमक्खियों के समूह के चारों ओर फूंक दिया, जो सचमुच काम कर गया क्योंकि सभी मधुमक्खियां हवा में उड़ गईं और फिर शहर में गहराई तक चली गईं। लेकिन अब शहर के चारों ओर देखने पर लोग सड़कों पर लेटे हुए थे। एक दयालु बूढ़ी महिला तेजी से जमीन पर पड़े पीड़ितों में से एक की ओर बढ़ी, जिसने उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या तुम ठीक हो? उसने जमीन पर पड़ी युवती से पूछा, लेकिन जब उसने महिला के चेहरे पर अजीबोगरीब नसों को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में एक चमकदार लाल रक्त की रोशनी थी। क्या तुम? उसने अचानक हुए बदलाव के कारण अपने शब्दों को लेकर अनिश्चित होकर पूछा, लेकिन उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं और इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, बेहद ठंडे नुकीले दांतों की एक जोड़ी ने उसकी गर्दन में छेद कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसका पूरा गला फट गया। वह एक अंगूठे के बल जमीन पर गिरी। उसकी गर्दन से खून की धार टूटी हुई नल की तरह बह रही थी। उसके गले से समझ से परे शब्द निकले। उसकी उंगलियां लगातार हिल रही थीं। फिर धीरे धीरे वह लंगड़ी हो गई और जमीन पर स्थिर हो गई। चीखें अंतहीन और अविश्वसनीय रूप से अचानक थीं, क्योंकि जमीन पर मौजूद आकृतियां धीरे धीरे उठकर लोगों पर हमला करने लगीं। सड़कों पर उन लोगों का खून फैल गया जो अब संक्रमित हो चुके थे और सड़क पर असहाय पीड़ित थे जिनके गले फट गए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह ये था कि एक बार संक्रमित व्यक्ति अपने पीड़ितों का खून पी लेता था तो वह हिलना डुलना शुरू कर देता था। उनका पहला अंतर जो उनकी चमकती हुई आंखें थीं, वे और भी लाल हो गईं, जबकि उनके हाथों से भयानक स्टील जैसे पंजे निकल आए। न केवल उनके पंजे और भी तीखे हो गए जो सचमुच एक साधारण झटके से स्टील को चीर सकते थे, बल्कि उनका पागलपन के स्तर पर पहुंच गया जब उन्होंने इमारतों में घुसना और लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। और हर जान के छिनने के साथ वे और भी मजबूत होते गए। 30 मिनट बाद और पूरा इलाका एक भी असंक्रमित आत्मा से वंचित हो गया। सड़कें जल्दी ही एक छोटी सी खून की नदी में डूब गईं। और मधुमक्खियां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकीं, क्योंकि वे पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैलती रहीं। भूमिगत शहर के भीतर सबसे ऊंची संरचना में विशाल कमरा उत्परिवर्ती संगठन के उन्हीं उच्च अधिकारियों से भरा हुआ था, जो सभी वर्तमान में उस विशाल दृश्य को देख रहे थे जिसमें यह को भयंकर युद्ध में दिखाया गया था। लेकिन इस बार वे जिससे लड़ रहे थे वह कोई अजीब उत्परिवर्ती जानवर नहीं था, बल्कि वास्तव में एक अजीब उड़ने वाला जानवर था, जिसके शरीर के चारों ओर अजीब तंबू थे। एक तस्वीर में एक विशेष यह अधिकारी को दिखाया गया था जो हाथ में तलवार लिए एक ऐसे प्राणी से लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, ऐसा नहीं लगा कि वह प्राणी कभी अस्तित्व में ही नहीं था, क्योंकि ब्लेड बस हवा के अलावा कुछ नहीं था। और तुरंत ही प्राणी के तंबू अधिकारी के सिर पर लिपट गए और तुरंत उसके मस्तिष्क, आंखों और मुंह में घुस गए। जैसे ही उसे उसके पैरों से उठाया गया और अचानक उसके पूरे शरीर से एक अजीब सफ़ेद गेंद चूस ली गई और उसे एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर फेंक दिया गया। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना अजीब प्राणियों ने उस आदमी से ली गई सफ़ेद गेंद को निगल लिया और एक ही सेकंड में निगल लिया गया। तुरंत ही वह प्राणी और भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसके नुकीले तंबू और भी लंबे और तीखे हो गए और वह तुरंत ही दूसरे सैनिक की ओर बढ़ा, उसे तुरंत ही मार डाला और फिर दूसरे सैनिक की ओर बढ़ गया। आत्मा भक्षण करने वाले कीट को अब उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाना चाहिए, म्यूटेंट संगठन के उच्च अधिकारियों में से एक ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा और दूसरों से स्वीकृति की सहमति जताई। लेकिन कमरे में अलार्म बजने के साथ ही उनके चेहरे तुरंत बदल गए। तुरंत ही युद्ध में होलोग्राफिक चित्रण बदल गया, जिसकी जगह एक और चित्र ने ले ली, जिसमें आधिकारिक म्यूटेंट संगठन के सूट में सजे एक आदमी की आकृति थी। सर, हमें एक समस्या है, आदमी ने कहा। उसके कपड़े पसीने के कारण पहले से ही गीले थे। अपना दिल शांत करो और हमें बताओ कि समस्या क्या है, म्यूटेंट संगठन के सभी उच्च अधिकारियों ने एक साथ कहा। मेरे अपमान को क्षमा करें महोदय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसे स्वयं देख सकें तो यह अच्छा होगा। होलोग्राफिक पर छवियां बदलते ही आदमी ने कहा और लोगों की छवि सामने आई, जो सड़कों पर अजीब विशालकाय जानवरों द्वारा चीर दिए जा रहे थे, जो अपने चारों पैरों पर लाल लाल आंखों के साथ चल रहे थे। ऐसे कुछ जानवरों में अभी भी उनकी मानवीय विशेषताएं बनी हुई थीं और ये देखना बहुत स्पष्ट था कि ये इंसान ही थे जो ऐसे अजीब जानवरों में बदल गए। रुको रुको रुको, क्या ये पीले रंग के चूसने वाले जानवरों का असफल प्रयोग नहीं है? अगर ऐसा है तो यह एक शब्द है। हम बर्बाद हो गए।